हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो हमारा वार्मिंग अप का पहला क्वेश्चन है, गेट इनटू पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग विद योर पार्टनर्स एंड कंप्लीट द टेबल। Many people are superstitious. This means that they have belief for which they have no logical reason. तो बहुत सारे लोग जो है सुपरस्टिशियस होते हैं, यानी अंधविश्वासी। वो अंधविश्वास में जो है भरोसा करते हैं, ऐसी चीजों पे जिनके लिए कोई रीजन नहीं है। हम ऐसी चीजों पे भरोसा करें जिसका कोई कारण ही नहीं है, कि बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ खराब होगा, दूध उबल गया तो कुछ खराब होगा। ये सब जो चीजें हैं ये अंधविश्वास हैं। तो आपको जो है एक लिस्ट जो है वो बनानी है सुपरस्टिशन की, और उन सुपरस्टिशन से लोग क्या समझते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं मैंने लिस्ट में क्या क्या लिखा है। पहला है स्मैशिंग अ मिरर, इट ब्रिंग्स 7 years ऑफ बैड लक। अगर जो है शीशा टूट जाए तो लोग कहते हैं कि 7 साल के लिए जो है आपका समय खराब हो जाएगा, 7 साल के लिए बैड लक आ जाएगा। काली बिल्ली रास्ता काट ले तो वो भी बैड लक माना जाता है। कोई अगर छाता अंदर खोले घर के अंदर तो उसे भी बैड लक कहते हैं। अगर नमक गिर जाए तो उसमें लोग कहते हैं कि उससे जो है आपका बुरा समय आ जाएगा। अगर उससे बचना है तो थोड़ा सा नमक जो है अपने कंधे की साइड से जो है पीछे फेंक दो, लेफ्ट वाले शोल्डर की साइड से पीछे फेंक देना होता है। अगर किसी के हाथ में खुजली मच रही हो तो लोग कहते हैं कि सीधा हाथ है तो पैसा आएगा, उल्टा है तो पैसा जाएगा। तो ये सब जो है सुपरस्टिशन है जिस पे लोग भरोसा करते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको कुछ और पता हो तो आप वो भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना है कि आपको बिच्छू के बारे में क्या क्या पता है। तो पहली चीज है वो कैसे अटैक करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उनकी पूंछ में पीछे यहाँ पे स्टिंगर यानी उनका डंक होता है, जिससे जो है वो जहर जो है वो दूसरे की बॉडी में, जिस पे भी अटैक कर रहे हैं उसकी बॉडी में वो जहर वहां से फैलता है। कहाँ रहते हैं वो जनरली जो है डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे सूखा हो, पानी ना हो। कैसे होते हैं देखने में, उनके 8 पैर होते हैं और उनके आगे जो है 2 पिंसर होते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको 2 साइड, ये जो है इससे चीजों को वो पकड़ते हैं, तो इसे पिंसर कहते हैं। और उनकी टेल है जिसमें सेगमेंट्स होते हैं, ऐसे देखिए खांचे बने हुए हैं, जिसमें ऊपर की साइड यहाँ पे उनका स्टिंगर है जिसमें जहर होता है। ये जनरली जो है नॉक्टर्नल प्रेडेटर्स होते हैं, यानी रात में ही जो है शिकार के लिए निकलते हैं। 430 मिलियन ईयर्स पुरानी स्पीशीज है ये, यानी ये डायनासोर से भी पहले जो है पृथ्वी पे थे। तो ये तब से जो है अब तक जिंदा है, यानी ये इतने बढ़िया है सर्वाइवल में कि इतने टाइम से अभी तक ये यहाँ पे हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। यानी इनका सर्वाइवल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट लेट्स डू क्वेश्चंस दैट आर रिटन ऑन द मार्जिन ऑफ चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स्ड द स्कॉर्पियन टू टेक शेल्टर इन द पोएट्स हाउस। कौन सी ऐसी चीज है जिसने उस बिच्छू को मजबूर कर दिया कि वो जो कवि का घर है उसके घर में जाके वो छुप जाए, वहां पे शेल्टर ले। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वो उसके घर के अंदर आके छुप गया था। What does the phrase to paralyze the evil means in stanza 3? तो ये जो फ्रेज यूज हुआ है कि वो जो evil जो दुष्ट है वो पैरालाइज हो जाए, उसे पैरालाइज कर दिया जाए, यानी उसको जो है बेदम कर दो ताकि वो हिल ही ना पाए। इसका मतलब ये है कि गांव वाले ये मानते थे कि बिच्छू जितना चलेगा उतना ही ज्यादा जहर जो है माँ की बॉडी में फैलेगा। तो अगर वो बिच्छू जो है पैरालाइज हो जाए, यानी जहां पे है वहां पे ही रुक जाए, हिले ही ना, तो ये जो जहर माँ की बॉडी में है ये फैलेगा नहीं। Who are they in stanza 4? They are villagers. Who does the word him refer to in line number 3? In line 3, the word him refers to the scorpion. The villagers prayed for the scorpion to stay still as they believed that the scorpion's movement would increase the spread of poison in the mother's body. Why does the poem begin with the poets remembering the night? The poem begins with the poet's remembrance of the night to set a reflective and personal tone. By recounting the event from the past, the poet creates a vivid and intense atmosphere of that memorable and painful night, drawing the reader into the emotional and dramatic situation. When did the mother find relief? The mother finally found relief from the pain after 20 hours of suffering.
नेक्स्ट है हमारी इंग्लिश वर्कशॉप। तो ये जो पोएम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 to 7, 8 to 33 एंड लाइन नंबर 34 to 48, ये 3 पार्ट्स हैं। तो पहला जो पार्ट है 1 to 7, उसमें क्या होता है, द स्कॉर्पियन कम्स इनटू द होम टू एस्केप द रेन एंड स्टिंग्स द पोएट्स मदर। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, द विलेजर्स गैदर ऑफरिंग प्रेयर्स एंड सुपरस्टिशियस रेमेडीज टू सेव द मदर। The father tries various methods including pouring paraffin on the wound and lighting it. जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या होता है, द फादर इज डेस्परेट एंड दो ही इज रैशनलिस्ट ही ट्राइज ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स टू क्योर द मदर. He calls a holy man to perform rites and even poured paraffin on the bitten toe and set fire to it. After 20 hours of suffering, the mother recovers. In the end, she expresses relief that the scorpion stung her and not her children. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पोएम है इसकी बैकग्राउंड या सेटिंग क्या है, यानी ये कहाँ पे सेट है। तो ये रूरल एरिया में सेट है, एक गांव की कहानी है, राइट, क्योंकि गांव वाले आ रहे हैं, सब अंधविश्वास वाली चीजें कर रहे हैं, यानी ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव के हैं। तो जो सेटिंग है वो रूरल है। और कौन सी लाइंस हैं पोएम में से जो इस चीज को सपोर्ट करती हैं, The peasants came like swarm of flies and buzzed the name of God 100 times. तो जो गांव वाले हैं वो आते हैं। तो इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि रूरल सेटिंग है। With candles and with lanterns, वो जो है मोमबत्ती और लालटेन लेके आ रहे हैं, तो उससे भी पता चल रहा है, राइट, शहर के होते तो उनके पास टॉर्चेस होती, फ्लैश लाइट होती। ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, उनके घर की जो दीवारें हैं वो मिट्टी से लिपी पुती हैं, तो उससे भी पता चल रहा है। His poison moved in mother's blood, they said. वो जो है अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं। दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, सब जमीन पे ही बैठ गए हैं। तो इससे भी पता चल रहा है कि सब गांव वाले हैं, तो सेटिंग जो है वो रूरल है। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, ग्रोनिंग ऑन अ मैट, तो वो चटाई पे लेटी हुई हैं। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर मिक्सचर अर्ब एंड हाइब्रिड, आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स। तो ये जो सारी लाइंस हैं इनसे हमें पता चलता है कि जो पोएम है उसकी सेटिंग जो है वो रूरल है, गांव की सेटिंग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्कॉर्पियन, बिच्छू के ऊपर बेस्ड है। तो वो जो बिच्छू है उसको जैसे पोएम में डिस्क्राइब किया गया है वो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस हैं, यानी ऑपोजिट इमेजेस हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो डेंजरस है, शैतानी है, दूसरी तरफ कवि ये भी कह रहा है कि वो थोड़ा घबराया हुआ था इसलिए बोरे के पीछे छुप गया। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस हैं ये कौन सी लाइन से आपको पता चल रही हैं, वो यहाँ पे आपको उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। तो टिमिड यानी वो शर्मीला, डरा हुआ कैसे है, वो कैसे पता चल रहा है, वो कहते हैं कि ही इज हाइडिंग बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, एक चावल के बोरी के नीचे वो छुपा हुआ है। क्रॉल्स बैक इनटू द शैडोज, दोबारा जो है परछाइयों में जाके जो है छुप जाता है। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि वो टिमिड है, यानी शर्मीला है, थोड़ा डरा सहमा सा है। डेंजरस हमें किन लाइन से पता चल रहा है, जहां पे वो कहते हैं कि उसकी शैतानी पूंछ जो है वो अपना जहर छोड़ रही है। His poison spreads in the mother's blood, ये दोनों चीजों से जो है हमें पता चलता है कि वो डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इमेजरी की बात हुई है। तो जो पोएम है उसमें इमेजरी का यूज हुआ है, यानी बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जिसमें पोएट ने ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो सीन ही आपकी आंखों के सामने आ जाए, एक पिक्चर बन जाए। तो वो कौन सी लाइंस हैं और उनसे जो है क्या पिक्चर आपके सामने आ रही है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो एक लाइन है, दे केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, वो जो है बिल्कुल मक्खियों के झुंड की तरह आ गए। तो इस लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो गांव वाले थे वो बहुत ही जल्दी जो है बिल्कुल घबराहट में, जल्दबाजी में जो है बहुत ज्यादा नंबर्स में वहां पे इकट्ठा हो गए मक्खियों की तरह। फिर एक लाइन है, दे बस द नेम ऑफ गॉड, वो जो है भगवान का नाम भिन भिनाने लगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमें हमारे सामने इमेज आ रही है कि वो बार बार जो है मंत्र पढ़ रहे हैं वो गांव वाले। They threw giant scorpion shadows on the mud-baked walls. तो ये जो इमेज है इससे जो है हमें पता चल रहा है कि जो दीवारें हैं उस पे जो लैंटर्न्स की, जो लालटेन की परछाइयां पड़ रही हैं उससे जो है और ज्यादा डर पैदा हो रहा है गांव वालों के दिल में। दे क्लिक देयर टंग्स, तो यहाँ पे जो है वो अपनी जीभ से जो है, टंग से जो है आवाज निकाल रहे हैं, उसे बार बार क्लिक का साउंड कर रहे हैं। तो इससे क्या है, वो दर्द भरी और डरावनी आवाजें कर रहे हैं। तो इससे जो है ये इमेज आपके सामने आ रही है कि सीन और ज्यादा जो है सीरियस है, डरावना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो पहला है द चाइल्ड इज अफ्रेड बट एडमायर्स। बच्चा डरा हुआ है बट वो किस चीज की प्रशंसा करता है? अपनी माँ की बहादुरी की। His father and the villagers panic and hastily suggest religious remedies to help. उसके पिताजी और गांव वाले सब जो है वो डर गए हैं एकदम से, तो वो जल्दबाजी में कहते हैं कि जो भी धार्मिक उपाय हैं सब कर देते हैं। The poet seems to see the villagers as impractical and almost irritating, which suggests that the poet is critical of tradition. तो इससे जो है हमें पता चल रहा है कि जो कवि है उसे ये ट्रेडिशन, ये जो सब रीति रिवाज हैं, ये उसे पसंद नहीं है। वो इन सब चीजों को सीरियसली नहीं लेता है, उसे नहीं लगता है कि ये सब सच है। तो वो जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो हमें इससे ये नहीं पता चल रहा है कि वो कास्ट के लिए क्रिटिकल है, नहीं, रिलीजन के लिए भी नहीं है। उसे धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, उसे ये जो रीति रिवाज हैं, ये जो रिचुअल्स वो लोग कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। तो ट्रेडिशन से जो है उसे इशू है। दिस इज अ नैरेटिव पोएम एज इट टेल्स अ स्टोरी। इसमें एक कहानी बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है? नैरेटिव पोएम है। यूजिंग द फर्स्ट पर्सन गिव्स द फीलिंग दैट इट इज टोल्ड फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें जो है जो कहानी जो है वो पोएट बता रहा है, वो अपनी कहानी बता रहा है, राइट? तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। The scorpion picked on me and spared my children depicts selfless and unconditional love of mother. तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो माँ का प्रेम है वो सेल्फलेस है, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। The poem does not have a rhyme scheme, which means the poem is a perfect example of a free verse. ये free verse में लिखी है क्योंकि कोई rhyme scheme नहीं है। The poet is titled Knight of the Scorpion. For the major part of the poem, the scorpion is the victor. तो आधी से ज्यादा जो पोएम है उसमें जो है हमें स्कॉर्पियन के बारे में डराया जा रहा है, राइट? तो वो कहीं ना कहीं वो जीत रहा है, बिच्छू जो है वो जीत रहा है। सिर्फ एंड में ही जो है जब माँ ठीक हो जाती है तब सब ठीक होता है, बट आधी से ज्यादा जो पोएम है उसमें स्कॉर्पियन की बात हो रही है, ऐसे जैसे कि वो जो है जीत रहा है सबके ऊपर। The peasants chant the name of God to nullify the stinging experience. वो भगवान का नाम इसलिए लेते हैं ताकि उनका जो दर्द है वो कम हो जाए। The click of tongues reflect their collective response to the predicament. ये जो है वो साथ में क्या उस चीज पे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये उस चीज को दर्शा रहा है। वो जो टंग को क्लिक कर रहे हैं, वो जो ये आवाज निकाल रहे हैं। फ्रॉम द पोएम प्रोवाइड एविडेंस फॉर द फॉलोइंग। तो आपको इन चीजों के लिए पोएम में क्या लाइन्स हैं, किन से आपको ये चीज पता चल रही है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला है द अटेम्प्ट्स बाय द पेजेंट्स टू हेल्प एलिविएट द मदर्स पेन। तो वो जो जितने भी गांव वाले हैं वो क्या जो है करते हैं, क्या क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं माँ का दर्द कम करने के लिए। एलिविएट यानी कम करने के लिए। तो हमें कौन सी लाइन से पता चल रहा है कि वो सब जो है they came like swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. The action of these same peasants to kill the scorpion, ये जो है उन्होंने किस लाइन में था? इस लाइन में। With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls they searched for him. He was not found. The reaction of the rational father, my father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb, and hybrid. The various superstitions versus the scientific, my father, skeptic, rationalist, he even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. Evil versus good, the piece of understanding on each face, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. नेक्स्ट जो है हमें पोएम से जो है फादर और मदर की क्या क्या क्वालिटीज पता चलती है वो यहाँ पे लिखनी है, और क्या क्या एविडेंस है जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फादर जो है वो रैशनल है, राइट? क्योंकि वो पाउडर मिक्सचर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं हर चीज का इस्तेमाल करते हैं माँ की मदद के लिए। तो वो रैशनल है, यानी वो तर्क पे यकीन करते हैं, वो साइंटिफिक अप्रोच वाले हैं। साइंटिफिक हैं वो, ही ट्राइज एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर शोइंग अ लॉजिकल अप्रोच। डिटरमाइंड है वो, बिल्कुल दृढ़ निश्चयी है कि उन्हें माँ की मदद करनी है, तो वो हर चीज ट्राई करते हैं। ही ट्राइज एवरी पॉसिबल एंटीडोट टू क्योर हर पेन। माँ की क्या खूबियां हैं? शी इज ब्रेव एंड एंड्योरिंग, शी एंड्योर्स द पेन विदाउट कंप्लेन। वो कोई भी कंप्लेन नहीं करती हैं, बस दर्द है तो उसे सहती जा रही हैं।
सेल्फलेस हैं क्योंकि वो एंड में जो है भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं कि शुक्र है भगवान का, बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चों को नहीं। रेजिलियंट है, शी सर्वाइव्स द स्टिंग डिस्पाइट ऑल द पेन, तो वो जो है सरवाइव कर जाती हैं, तो उनके अंदर जो है रेजिलियंस है, यानी हर चीज को वो सरवाइव कर सकती हैं, झेल सकती हैं, इतनी शक्ति है उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये करेक्ट डेफिनेशन के साथ मैच करनी है। तो मेटाफर है इम्प्लाइड कंपैरिजन, यानी जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो तो लाइक या एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो, उल्टा आप जो है वो चीज को दूसरी चीज की जैसा ही कह दे रहे हो, उसे उसका नाम ही दे दे रहे हो कि ये वही है, तो वो जो है वो मेटाफर हो जाता है जब लाइक या एज का यूज ना हो कंपैरिजन में। एलिट्रेशन क्या होता है, जब आप जो है कोई सेम साउंड जो है वो रिपीट कर रहे हो लाइंस में, तो अगर जो है आप देखो लाइंस में जो है कोई अल्फाबेट कोई लेटर बार बार रिपीट हो तो वहां पे एलिट्रेशन होगा। ओनोमेटोपिया जो है उसमें जो है हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साउंड के लिए कोई भी वर्ड यूज हो किसी लाइन में तो वहां पे होता है ओनोमेटोपिया। सिमिली क्या होता है, जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो लाइक या एज इन वर्ड्स का यूज करके, शी इज लाइक दिस, ही इज एज गुड एज दैट, तो ये जो है सिमिली हो जाता है। नेक्स्ट हमें पोएम में से सिमिली का एग्जाम्पल देना है, तो सिमिली का एग्जाम्पल है द पेजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, जो गांव वाले थे वो मक्खियों के झुंड की तरह आ गए, तो यहाँ पे जो है उनके आने को जो है मक्खियों के झुंड से उस चीज की तुलना हुई है, और यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे सिमिली है। मेटाफर जो है इस लाइन में है टू पैरालाइज द इविल वन, यहाँ पे हम स्कॉर्पियन को जो है इविल वन उसे जो है हम शैतान कह दे रहे हैं डायरेक्टली, राइट, हमने यहाँ पे लाइक या एज का यूज नहीं किया है, हमने उसे शैतान कह ही दिया है, तो यहाँ पे मेटाफर है। ओनोमेटोपिया, ये जो है दे क्लिक देयर टंग्स, यहाँ पे देखिए ये जो क्लिकिंग की साउंड है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है क्लिक, तो यहाँ पे ओनोमेटोपिया है। एंड बज द नेम ऑफ अ गॉड 100 टाइम्स, यहाँ पे ये जो बज्ड वर्ड है इसमें 20 की जो बजिंग की जो आवाज है उसके लिए ये बज यूज हुआ है, तो यहाँ पे अगेन ओनोमेटोपिया है। नेक्स्ट आपको ये फ्लो चार्ट दिया है जिसे आपको पैराग्राफ में एक्सपैंड करना है, तो इस फ्लो चार्ट में क्या है, माँ जो है उन्हें दर्द होता है, उन्हें बिच्छू काट लेता है, फिर जो है वो उस बिच्छू से लड़ने, उस बिच्छू का जो डंक है उससे लड़ने की कोशिश करती हैं, यानी दर्द को सहने की कोशिश करती हैं, कुछ कह नहीं पाती हैं बस कराती रहती हैं, और फिर एंड में जब ठीक हो जाती हैं तो भगवान का शुक्रिया करती हैं और सरवाइव करती हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कैसे हुई हैं पोएम में, वो सेम जो है यहाँ पे आपको बताया गया है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो ये जो करेक्ट ऑर्डर है ऐसे ही जो है आपको इसे एक्सपैंड करके बताना है पैराग्राफ में। तो कैसे किया है मैंने, द मदर इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड्योर्स immense agony after being stung by the scorpion. The venom spreads through her body, causing unbearable pain that she fights with all her strength. Despite the torment, she is unable to speak and can only express her suffering through groans. Her pain is intense, yet even in this state of distress, her thoughts remain selfless. When the pain finally subsides, the mother thanks God not for her survival, but for sparing her children from the scorpion's sting. This act of gratitude, even after enduring such agony, reflects her deep sense of sacrifice and unconditional love. In the end, she survives the ordeal, showing both her physical strength and emotional resilience. Next question. The poet has used various kinds of imagery to create an image which appeal to our senses. Pick out various kinds of imagery and complete the table. तो ये जो पोएम है इसमें पोएट ने अलग अलग तरह की इमेजरी यूज की है, उसने विजुअल इमेजरी यूज की है जिससे ऐसा लगे कि हमारे सामने वो सीन आ गया है। टैक्टाइल इमेजिनरी है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम उस चीज को छू पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। साउंड इमेजरी है तो ऐसा लग रहा है जैसे हम उस चीज को सुन पा रहे हैं, राइट, उसने ऐसे वर्ड्स का यूज किया है जिसमें ओनोमेटोपिया है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच से क्या हो रहा है, हमें वो साउंड सुनाई दे रहा है। फिर उसने इंटरनल सेंसेशंस फीलिंग्स एंड इमोशंस का भी यूज किया है, तो उसने डर की फीलिंग जो है, जो माँ का जो पेन है वो हम फील कर पा रहे हैं, उसने ऐसे उसे डिस्क्राइब किया है। तो इस पोएम में जो है ये सारी इमेजरी यूज हुई है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कौन कौन सी हुई है। तो विजुअल में है एक तो स्कॉर्पियन क्रॉलिंग बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, वो जो है
जो चावल का बोरा है उसके पीछे जा रहा है, तो वो विजुअल इमेजरी है, हमें दिखाई दे रहा है जैसे वो सीन, राइट। जब मैं आपसे ये कह रही हूँ तो ये सीन आपके सामने बन जा रहा है। With candles and lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls. टैक्टाइल इमेजरी कौन सी लाइन में है? आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, तो मैंने देखा कि वो जो आग थी वो मेरी माँ के ऊपर जो है ऐसे लगी हुई थी, तो इससे जो है वो फीलिंग मेरे अंदर आ रही है, वो जो दर्द की जो फीलिंग है कि मुझे सामने दिखाई दे रहा है, तो आप वो टच कर पाओ, वो आग को फील कर पाओ, ऐसी आपको फीलिंग आ रही है इस लाइन से। फादर पोरिंग पैराफिन ऑन द टो। साउंड इमेजरी कौन सी लाइन में है? बज द नेम ऑफ गॉड, दे क्लिक देयर टंग्स। इंटरनल सेंसेशंस और फीलिंग्स कौन सी हैं? एक तो फियर है कि डर की फीलिंग आपके अंदर आ रही है पोएम पढ़ के, राइट। दूसरा है पेन की फीलिंग, वो जो माँ का दर्द है वो आपके दिल में वो आप फील कर पा रहे हो कि बिच्छू ने काटा है, उन्हें इतना दर्द हो रहा है, पूरा जहर फैल रहा है उनके अंदर। नेक्स्ट है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन बाय निसिम एजेकियल, a renowned Indian poet known for his modern outlook and exploration of everyday experiences. The poem has no specific rhyme scheme, which makes it an example of free verse, allowing the narrative to flow naturally. The poet recounts a childhood memory of his mother being stung by a scorpion and the reactions of the villagers, his rational father, and his brave mother. My favorite line from the poem is, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children," as it highlights the selfless love of a mother even when she is in pain. The central theme of the poem revolves around the clash between superstition and rationalism, as well as the endurance of a mother. The villagers rely on superstitious beliefs to ease the mother's suffering, while the father tries more practical remedies, although unsuccessfully. The poem uses figure of speech like simile and alliteration to enhance its imagery and emotional depth. A special feature of the poem is its narrative style, which makes the reader feel like an observer of the unfolding events. The tone is calm yet reflective, capturing the intensity of the situation and the emotions of every character. The poem explores themes of suffering, faith, and maternal love in a very subtle yet powerful way. I like the poem because of its simplicity and depth. It shows how different people react to crisis through faith, science, and love, without passing judgment on any perspective. The poem beautifully captures a slice of life in an Indian village while conveying universal emotions. आपका लास्ट क्वेश्चन है एक प्रोजेक्ट। इसमें आपको बोला गया है कि एक प्रेजेंटेशन बनानी है इन पॉइंट्स के साथ इस पोएम पे। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे किया है। तो आपकी जो पहली स्लाइड होगी प्रेजेंटेशन की वो होगा टाइटल पेज। उसमें पोएम का नाम आएगा, पोएट का नाम, आपका नाम और क्लास का नाम। जो सेकेंड स्लाइड होगी उसमें पोएट का इंट्रोडक्शन होगा, तो आप यहाँ पे उसकी फोटो भी ऐड कर सकते हो पोएट की, उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको लिखनी है कि वो किस टाइप के हैं, तो आप और भी डिटेल्स चाहो तो ऐड कर सकते हो। विकिपीडिया पे जाके आप इनको सर्च करो और जो डिटेल्स मिले आप वो भी ऐड कर सकते हो। जो थर्ड स्लाइड है उसमें पूरी पोएम जो है आपको लिखनी होगी, तो यहाँ पे जो है आप पूरी पोएम जो है पेस्ट कर दोगे थर्ड स्लाइड में। जो स्लाइड 4 होगी उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो पोएम से हम क्या क्या चीजें सीख रहे हैं। तो पहला तो ये है कि ये नैरेटिव पोएम है, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से बताई गई है, तो पोएट जो है वो फर्स्ट पर्सन अपनी कहानी बता रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस। पोएट्स रोल जो है वो एक तरह से कमेंट्री है ट्रेडिशन पे। फ्री वर्स में पोएम है। एनजैम्पमेंट है। एनजैम्पमेंट क्या होता है? एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें आप दो तीन लाइनें साथ में लिख रहे हो एक ही थॉट के साथ, तो आप थॉट को जो है एक्सप्रेस करते जा रहे हो लाइनों में, और आप उसमें कोई ग्रामेटिकल पॉज नहीं दे रहे हो, यानी फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हो, आपके थॉट्स जो है वो कंटिन्यूअस चलते जा रहे हैं। तो इस पोएम में जो है ये लिटरेरी डिवाइस जो है यूज हुई है, एनजैम्पमेंट। इसके अलावा सिमिलीज, मेटाफर्स, ओनोमेटोपिया, रिपीटिशन और एलिट्रेशन भी यूज हुए हैं पोएम में। स्टाइल ऑफ राइटिंग है कलोक्वियल लैंग्वेज, यानी सिंपल एवरीडे स्पीच है। फ्री स्टाइल है, इनडायरेक्ट स्पीच में बातें हो रही हैं, इमेजरी का यूज हुआ है। स्लाइड 6 में होगा स्कॉर्पियन का डिस्क्रिप्शन, तो आप कैसे दोगे? द स्कॉर्पियन एंटर्स द हाउस टू एस्केप द रेन एंड स्टिंग्स द पोएट्स मदर। इमेजरी यूज हुई है उसकी डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम इस लाइन में।
स्कॉर्पियन इज डिस्क्राइब्ड एज बोथ टिमिड एंड डेंजरस। ये जो स्लाइड है इसमें आप एक स्कॉर्पियन की फोटो भी ऐड कर सकते हो। स्लाइड 7 में जो है पेजेंट्स का डिस्क्रिप्शन होगा, तो वो सुपरस्टिशियस हैं। इमेजरी यूज हुई है इस लाइन में, लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, तो मक्खियों की तरह आ रहे हैं, और भगवान का नाम जो है बार बार ले रहे हैं। स्लाइड 8 में पोएट का जो फादर है, जो उनके फादर हैं, उनका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। स्लाइड 9 में जो है पोएट की मदर का आ जाएगा। स्लाइड 10 में जो है वोकैबुलरी आएगी, तो यहाँ पे जो है जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं पोएम के, उनको जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो उनके मीनिंग के साथ। स्लाइड 11 में जो है क्रेडिट्स आएंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द पोएम, तो कल्चरल रिफ्लेक्शन है, इमोशनल डेप्थ है इस पोएम में, और पोएटिक डिवाइसेस भी बहुत सारी यूज हुई हैं। तो ऐसे जो है आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो इस पोएम के ऊपर। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.